जय हिंद मेरे दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फेंट एकेडमी की तरफ से बीपीएससी की श्रृंखला जो लाई जा रही है उसकी यह छठी कड़ी है। देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह इसमें आर्टिकल 51 इसमें निर्देश देता है, 32 नहीं है। ये एससी को पावर देता है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पे संशोधन के लिए, मतलब उसमें यह अगर कुछ होती है तो उसकी रक्षा के लिए देता है, बाकी सब चलिए। उसके बाद कहता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन से विधि है। तो राज्यसभा के सदस्यों का तो इसमें देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन से विधि साधारण बहुमत प्रणाली पहला, उसके बाद सूची प्रणाली, उसके बाद एक संक्रमणीय मत प्रणाली और संचित प्रणाली। तो इसका एक संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और इसका चुनाव जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। जो आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है। उसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उसकी रिव्यू पिटीशन होती है, या अमेरिका से लिया गया है रिव्यू के लिए, और यह सभी प्रकरणों के अंतिम अधिकार प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय प्रकरणों को समालोचन कर सकता है और किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो किसी भी राज्य को कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आगे देखिएगा, फिर कहता है बिहार राज्य की पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा और पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन हो। इसमें क्या होता है, 5000 की आबादी पे एक की बात करता है, 3000 की आबादी पे एक की, 7000 की आबादी पे एक की, 4000 की आबादी पे, तो इसका 5000 की आबादी पर एक की होती है। फिर कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1917, 9 फरवरी 1919 फरवरी 1917 और 19 फरवरी 1919, जिसमें 1919। तो इसके बाद तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को होती है। आगे देखिएगा, फिर कहता है बोधगया में बोधि वृक्ष अपनी वंश की कौन सी पद्धति का है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। इसकी पद्धति अगर कहता है किस जनरेशन का है, तो इसमें तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। जो हमारा नंबर है 61 की अगर हम बात करते हैं, तो यह जनरेशन जो है, अगर जनरेशन की बात करते हैं तो पंचम जनरेशन का है, लेकिन षष्ठम जनरेशन भी आपको कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका पंचम जनरेशन मान लीजिएगा। आगे देखिएगा, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यह पहली बार ब्रजकिशोर बाबू के द्वारा यह किया गया है। फिर कहता है बिहार में प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल वर्ष 1973 1937 से लेकर के 39 के वित्त मंत्री कौन थे। तो अगर बात करते हैं तो इसमें अनुराग नारायण थे, और इसी में एन रोड इन्हीं के नाम पर आपको पटना में देखने को मिलता है, अनुग्रह नारायण सिंह रोड, ठीक है, अनुग्रह नारायण। फिर देखिएगा वर्ष 1937 ईस्वी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो यह प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद भी है, डॉक्टर उसके बाद सर अली इमाम है और डॉक्टर विधान चंद है, राय है। तो इसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। फिर देखिएगा शक संवत, जो शक संवत है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था। तो शक संवत वाले में देखिएगा तो 22 मार्च 1957 को किया गया था। आगे देखिएगा किसान घाट समाधि कहाँ है। तो यह चौधरी चरण सिंह का है। किसके नाम पर किसका है, तो यह चौधरी चरण सिंह का है। फिर उसके बाद देखिएगा आगे कहता है कि 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने किस नाटक में किया है। तो यह नील दर्पण के द्वारा इनका वर्णन किया गया है, दीनबंधु जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का स्थित कहाँ है, यह स्थित कहाँ है। तो यह आपका ऑप्शन है धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, भागलपुर है।
तो यहाँ आपको देखते हैं इसका धनबाद है और धनबाद में भी आपको BSL मिलेगा, वहीं बोकारो में धनबाद से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। BSL बोकारो स्टील सिटी आपको यही मिलेगा। एक और बना है ESL इलेक्ट्रो स्टील सिटी बना है, नया एक बना है, ये भी है, तकरीबन 2010 में इसके बना था यह। फिर कहता है कि अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली, तो यह घाना को मिली। फिर कहता है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे, तो यह देवकी नंदन खत्री थे। फिर उसके बाद 71, उसके बाद परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान जाता है, तो यह परमाणु में एक समान रूप से वितरित होता है। फिर कहता है अव्यवस्थित रूप से, इसमें वही था ऑप्शन है, अव्यवस्थित रूप से परमाणु में आंशिक रूप से और द्वितीय कणों के रूप से और द्वितीय, ठीक है। उसके बाद कहता है, आप देखिएगा, जिसमें 72 कहता है कि निम्न में से ऊर्ध्वाधर है चीनी, नमक, एमोनियम क्लोराइड, और इसमें आप देखिएगा यह एमोनियम क्लोराइड, क्योंकि चीनी, नमक और सोडियम क्लोराइड ये एक जैसे हो जाते हैं, यह ऊर्ध्वाधर, इसका ऊर्ध्वाधर पातन होता है, ठीक है। उसके बाद है गैस संघनन हो जाती है, कब होती है, जब उच्च दाब होता है, ठीक है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। तो अभी तक हमारी देखने को मिलती है। कार्बन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें Na2CO3 या 10H2O या NaHCO3 या NaCl और यह NH4Cl। तो इसका आप देखिएगा Na2CO3H2O, ठीक है, जिसका कहता है कि धावन सोडा, वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं, का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है और उसके बाद NaHO3, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड और NH4Cl यानी नौसादर अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो यह जल अपघटन, उसके बाद साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, और इसका आंसर होगा एसिटीकरण, और ये आपको पता है, एक कोई नहीं या एक से अधिक। फिर उसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कहा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण तथा इसके द्वारा निर्मित यौगिक को एथिल एसीटेट एस्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात, यानी यह अनुपात आपका 3:1 का अनुपात मिलाने पर निर्मित मिश्रित की प्रकृति कैसे होती है, वह कठोर होगा कि क्षारीय होगा कि संक्षारक होगा कि मृदु होगा, तो यह आप देखते हैं कि संक्षारक होगा। इसके बारे में क्या कहता है, चलिए आगे देखिएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात से मिलाने पर अम्लराज निर्मित होता है, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। आगे देखिएगा, फिर क्या कहता है कि निम्न घनत्व पॉलिश यानी डेंसिटी जो पॉलिश होती है, किसका उदाहरण है, यह त्रियक का है, त्रियक बंधित है, बहुलक का, उसके बाद प्राकृतिक बहुलक का या रेखीय बहुलक का, यह है शाखित बहुलक का, इसका आंसर शाखित बहुलक होगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन यानी कॉग्निशन के लिए उत्तरदायित्व होती है, तो यह हिस्टामिन के लिए होती है, हिस्टामिन के लिए होती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, कहता है हिस्टामिन जुकाम के कारण होने वाले नासिक संकुलन
के लिए उत्तरदायित्व है। हिस्टैलिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फोरक है और इसके विविध कार्य यह श्वास नली और आहार नली की चिकनी पेशियों में, श्वास नली और आहार नली जो होता है इसकी चिकनी पेशियों में संकुचित करती है और दूसरी पेशियों जैसे रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को नरम कर देती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जिसको जो रूल है, नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो यह न्यूटन साहब ने दी थी। आगे देखिएगा, इसी चीज को कहा है कि न्यूटन ने 1665 ईस्वी में यह घटना होती है कि ब्रिटेन में स्वाइन फ्लू फैली हुई थी, एक बीमारी जिसके कारण से ब्रिटेन जो यूरोप की जनसंख्या 1/3 खत्म हो गई थी। उस समय न्यूटन साहब इंग्लैंड में रहते थे, पढ़ते थे। वह 1 साल की अवकाश पर, छुट्टी पर अपने गांव घर चले आए। तो वह जब खिड़की के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक फल वृक्ष से सेब गिर रहा है। सेब ही गिरा था इसलिए सेब का नाम है। तो उन्होंने जो सेब गिरा तो देखा कि ऐसा क्यों होता है कि जो सेब है वह नीचे की ओर गिरता है, ना कि ऊपर की ओर गिरता है। तो ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटी, और जिसके कारण से जिस वस्तु की ग्रेविटी अधिक होती है वह अपनी ओर आकर्षित अधिक करता है, उसी चीज के कारण यह सेब जो है तो यह न्यूटन साहब ने दिया था। 1665 में इन्होंने देने का काम करा था। उसके बाद क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो यह ऊंचे तापमान से यानी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, उसके बाद फ्रिक्शन एंड टूट फूट से जो उसके ब्रोकन होते हैं, और क्रिस्टलों की वृद्धि से तो यह निम्न तापमान पर, लो प्रेशर पर होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कहता है कि भौतिक विज्ञान में क्रायोजेनिक के अंतर्गत निम्न तापमान पर पदार्थ की प्रकृति उत्पन्न व व्यवहारिक वर्णन किया जाता है। केचुआ किस संघ का सदस्य है? तो है एनिलीडा का सदस्य है। एनिलीडा का सदस्य है, जिसमें कहता है कि केचुआ संघ केचुआ संघ एनिलीडा का सदस्य है और यह खंडित शरीर वाला जंतु है और तथा इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह मृदा में उपस्थित जटिल पदार्थों को खाकर उन्हें सरल पदार्थों में बदलकर भूमि को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब 92 है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो यह अंतःप्रद्रवीय जलिका में होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है? तो यह संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो यह विटामिन डी का होता है। देखिएगा, जिसमें देखिएगा विटामिन डी का होता है, और उसी के बाद इसमें विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा स्वयं करती है, और इसकी कमी से रिक्टेस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 93 लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है? तो यह संवहनीय ऊतक के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी होता है। उसके बाद फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? तो यह आप देखते हैं कि फुफ्फुस गुहा में यह फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त कर रखता है, और एक उसके बाद है अग्र महाशिराएं रुधिर को यानी शरीर से दाहिनी अलिंद में पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद कहता है उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि, तो यह आपको मृतक में किसमें में नहीं पाई जाती है? कहता है कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य को लड़ने, डरने और भागने में प्रेरित करती है? तो यह एड्रीनलिन होता है। फिर आगे देखिएगा, जीवों में अनुवांशिक भिन्नताएं का मूल स्रोत होता है लैंगिक जनन। आगे अब देखिए, रेबीज की सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है, तो यह विषाणु द्वारा। आगे देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है?
इजारादारी, तिनकठिया, जमींदारी, कृषक वर्णन, तो यह तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। भारत के विभाजन किस योजना के, तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया था, भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। उसके बाद 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, औद्योगिक मजदूरों ने हिस्सा लिया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो एम एन रॉय ने की थी। फिर 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। और ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे। प्रसिद्ध कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने धन निकासी बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था और इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध पितामह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ बने रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।